Hello aspirants, welcome once again to Punjab Careers. I hope you are all doing great. And आप सबका पंजाब एक्साइज इंस्पेक्टर 26 का एग्जामिनेशन हो चुका है. आई होप आप सबका एग्जाम काफी अच्छा रहा होगा. एंड वही एग्जाम उसी के क्वेश्चंस को आज की सेशन में हम डिस्कस करने वाले. जो भी क्वेश्चंस आपकी पंजाब एक्साइज इंस्पेक्टर 26 के एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं, इस वीडियो में हम इंग्लिश के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं ताकि एक बार आप एनालाइज कर लो, अपने आंसर्स को मैच कर लो, और जिन्होंने एग्जाम देना है अगले साल या जैसे भी कुछ और पंजाब के एग्जाम्स देने हैं उनको एक बार आइडिया लग जाए कि क्वेश्चंस कैसे से बनते हैं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं एक बार अपना डिस्कशन से. आपका ये एग्जामिनेशन था, ठीक है, आपकी टोटल 12 क्वेश्चन थे इंग्लिश के एंड हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. विद द फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पहला क्वेश्चन देखो और बताओ कि आंसर क्या आना चाहिए. बेशक आप वीडियो पॉज कर सकते हो एंड आंसर आप खुद से करने की कोशिश करोगे. द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स रिसीव्ड फॉर द पोस्ट रिमार्केबली हाई दिस ईयर. सो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने बहुत बार किया हुआ है, द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ वन. ठीक है, चाहे आपके सेंटेंस में द नंबर ऑफ हो और या फिर आपके सेंटेंस में अ नंबर ऑफ, दोनों के बाद ही प्लूरल नाउन आता है फॉर शॉर्ट. ठीक है, यहाँ पे प्लूरल नाउन आएगा, यहाँ पे प्लूरल नाउन आएगा, बट अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल वर्ब आती है और द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब आती है. ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है. द नंबर ऑफ के बाद आपकी सिंगुलर वर्ब आती है और अ नंबर ऑफ के बाद आपकी प्लूरल वर्ब आती है. तो हमें क्लियरली दिख रहा है द नंबर ऑफ है, मतलब जो भी आपकी वर्ब आएगी वो क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए. सो आर, वर, हैव, बीन, ये सारी तो प्लूरल है. आर, वर या हैव आप प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हो ना, पर हमारा सब्जेक्ट हम ट्रीट कर रहे हैं सिंगुलर की तरह, और सिंगुलर की तरह ट्रीट कर रहे हैं. सो आंसर क्या होना चाहिए, सी ऑप्शन. द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर द पोस्ट इज रिमार्केबली हाई दिस ईयर. सो आंसर विल बी सी ऑप्शन इज आएगा. ठीक है, आंसर क्या आना चाहिए, सी ऑप्शन इज आएगा. डन हो गया, चले आगे. और ये वाला कॉन्सेप्ट आपने नोट कर लेना है बिकॉज यहां से क्वेश्चन आया. आपका फर्स्ट क्वेश्चन कहां से देखने को मिला है, द नंबर ऑफ से. क्या पता ये अ नंबर ऑफ वाला भी आपने ध्यान रख लेना बिकॉज हो सकता है नेक्स्ट आने वाले एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा. सेकंड क्वेश्चन और आंसर बताओ. आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. अब यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग सेंटेंस है, क्वेश्चन है. आपको इसमें चारों ऑप्शंस को पढ़ना बहुत जरूरी है. आपने चारों ऑप्शंस को पढ़ना है, एनालाइज करके बताना है किस एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट प्रॉपरली सही ऑर्डर में दिया हुआ. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा. अब आपने देखना है कि सब्जेक्ट क्या है. यहाँ पे पॉलिटिक्स आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे न्यूज है, यहाँ पे 2 किलोमीटर्स है और यहाँ पे मीजल्स है. अब जरा एनालाइज करना स्टार्ट करो. मीजल्स क्या है, एक बीमारी का नाम है. ठीक है, मीजल्स एक तरह की बीमारी होती है जब आपकी बॉडी पे हल्का हल्का रेड इचीनेस या बम्प्स आ जाते हैं, दैट इज मीजल्स. सो मीजल्स एक बीमारी है. मीजल्स बहुत सारी बीमारियां थोड़ी है. ठीक है, जैसे फीवर इज आता है, फीवर आर नहीं आएगा. कोल्ड इज आता है, कोल्ड आर नहीं आएगा. ठीक है, वैसे ही मीजल्स के साथ आर नहीं आएगा, इज आएगा, क्योंकि एक डिजीज का नाम है. ठीक है, वहां पे आपने प्लूरल नहीं देना है, इज, मीजल्स इज आएगा. ठीक है, नेक्स्ट. 2 किलोमीटर्स इज नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस टू वॉक. जब भी एक डिस्टेंस को, हाँ ठीक है 2 किलोमीटर्स, एक 2 किलोमीटर्स लिखा है, 1 नहीं लिखा है, फॉर श्योर ठीक है, बट जब भी आप डिस्टेंस की बात करते हो, यूनिट की बात करते हो, उसे एंटायरली कवर करने की बात कर रहे हो, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा यानी इज आना चाहिए. ठीक है, ये वाला आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है. बाकी क्यों गलत है एक बार एनालाइज कर लेते हैं. यहाँ पे न्यूज आपका सब्जेक्ट है तो न्यूज ऑफ द फ्लड्स वर्ब थोड़ी आएगा. न्यूज आपका अनकाउंटेबल नाउन है, दैट इज सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो न्यूज के साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए. न्यूज ऑफ द फ्लड्स वर अलार्मिंग, वाज अलार्मिंग. ठीक है, नेक्स्ट. पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम. जो आपके जो इक वाले सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे पॉलिटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, जब भी इनको सब्जेक्ट के तौर पे देखा जाता है, जो इनका ओरिजिनल मतलब है उसके तौर पे देखा जाता है या सब्जेक्ट के तौर पे देखा जाता है, तो वहां पे इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है. और अगर मैं सेंटेंस को ऐसे घुमा के कहूं कि हिज पॉलिटिक्स आर वेरी टैक्टिक, ठीक है,
जब आप किसी पर्सन की पॉलिटिक्स मतलब उसके राजनीति या उसकी वो राजतंत्र की बात करो तो उस टाइम पे आप उसके साथ प्लूरल वर्ब लोगे, पर अगर सिर्फ सब्जेक्ट के सेंस में बात हो रहा है तो पॉलिटिक्स इज आएगा ना। मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, स्टैटिस्टिक्स इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना। वैसे ही पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, नॉट आर। सो आंसर विल बी सी ऑप्शन। ठीक है, इन्होंने ना वैसे ऑप्शन में भी वहां पे ऐसे ही मार्क किया था, यहाँ पे डी आएगा, ये सी आएगा, ये बी आएगा और ये ए आएगा। ठीक है, आंसर इज सी ऑप्शन। 2 किलोमीटर इज नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस टू वॉक। सो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट वर्ब का अग्रीमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो जरा, द पॉलिसी वॉज परनिशियस फॉर द इकोनॉमी। परनिशियस वर्ड का सिनोनिम बताना। वो कैब के वर्ड्स भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आए हैं, देखे हुए वर्ड्स ही आए हैं और ऐसे ही वर्ड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, परनिशियस, सपोज आपको नहीं समझ में आ रहा परनिशियस, सपोज आपको नहीं पता परनिशियस वर्ड का मतलब क्या होता है। हेल्पफुल पॉजिटिव वर्ड है, किसी की मदद करना। बेनिफिशियल भी पॉजिटिव वर्ड है, कोई चीज जो आपके फायदे की है, बेनिफिशियल है, पॉजिटिव वर्ड है। एंड न्यूट्रल भी नेगेटिव तो नहीं है, न्यूट्रल वर्ड भी मतलब न्यूट्रल सी है चीज, बहुत बुरी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, न्यूट्रल सी है, मतलब नेगेटिव वर्ड तो नहीं है। तो बचता एक ही वर्ड हार्मफुल, जो सबसे अलग है ना। बाकी सारे वर्ड्स तो थोड़ा पॉजिटिव सेंस में जा रहे हैं, बस एक ही वर्ड आपके पास बचता है, दैट इज हार्मफुल। परनिशियस का मतलब ही हार्मफुल होता है। थोड़ा बहुत ना, चलो ठीक है, आपको नॉलेज होनी चाहिए, बट थोड़ा बहुत एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है ये भी पता होना चाहिए। सपोज आपको परनिशियस नहीं ही आता था तो भी ऑप्शंस के थ्रू आपका आंसर सही निकल जाता। ठीक है, सो आंसर इज बी ऑप्शन, हार्मफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सैंग्विन। सैंग्विन का एंटोनिम बताना है। सैंग्विन का एंटोनिम बताना है। हाँ जी, सैंग्विन वर्ड का एंटोनिम क्या आएगा? ध्यान से वर्ड देखो और आंसर बताओ क्या आना चाहिए। सैंग्विन वर्ड का एंटोनिम देखो, पेसिमिस्टिक होता है एक ऐसा पर्सन जो हर चीज को ना हमेशा नेगेटिव साइड देखता है ना। पेसिमिस्टिक मतलब जो हमेशा यही सोचता है कि अगर इस बंदे ने मेरा भला किया है, पक्का इसका कोई अल्टीरियर मोटिव होगा, पक्का इसने अपने फायदे के लिए किया है। हमेशा नेगेटिव सोच, मतलब एक नेगेटिव थिंकिंग वाला पर्सन, हमेशा नेगेटिव थिंकिंग रहती है जिस पर्सन की, दैट इज पेसिमिस्टिक। होपफुल मतलब थोड़ा सा उसको होप है ना, थोड़ा सा उसके अंदर उम्मीद रहती है, हमेशा चीजों को लेके वो पॉजिटिव रहता है, चीजों को लेके वो पॉजिटिव रहता है। रडी बेसिकली रेडिश से कलर के लिए कहते हैं। रडी आप थोड़ा रेडिश कलर के लिए, रेडिश चीक के लिए यूज कर सकते हो, या फिर थोड़ा सैड डिस्पोंडेंस के लिए भी यूज करते हैं, बट ये वाला आंसर नहीं आएगा। ठीक है, चेयरफुल अगेन होपफुल। अगर कोई पर्सन चेयरफुल है तो वो होपफुल है, वो हमेशा हैप्पी रहता है, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो यहां से भी हेल्प मिल रही है ऑप्शन से। अगर ध्यान से ऑप्शन देखोगे तो इस क्वेश्चन में भी आपको ऑप्शंस ही हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि चेयरफुल और होपफुल सिमिलर सा हो गया। सो ये एंटोनिम नहीं होगा। सैंग्विन का मतलब होता है बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, ये बड़ा ही होपफुल पर्सन है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। ऐसे याद कर लो कि सैंग्विन, पेंगुइन, पेंगुइन से याद करो, पेंगुइन कितने चेयरफुल होते हैं ना, हमेशा हैप्पी रहते हैं, होपफुल रहते हैं। तो सैंग्विन, पेंगुइन, होपफुल हो, हमेशा उम्मीद रखना चीजों को लेके, बड़ा होपफुल रहना। ठीक है, सो एंटोनिम क्या हो जाएगा? सिनोनिम नहीं बताना ना, एंटोनिम बताना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? पेसिमिस्टिक, कि बड़ा ही नेगेटिव थिंकिंग है उस पर्सन की, हमेशा निराश होकर सोचता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? पेसिमिस्टिक, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो। हाँ जी, आपके पास कॉलम ए और कॉलम बी है, आपको ईडियम्स को मैच करना है। अब यहाँ पे इन्होंने आपकी ईडियम्स में भी बहुत अच्छी हेल्प की, मतलब जो सबसे इजी ईडियम है ना, अगर आपको वो आता है तो आप आंसर सही कर जाओगे। ठीक है, जो सबसे इजी ईडियम है कौन सा है? एक तो ये बर्न द मिडनाइट ऑयल बहुत इजी है ना, ये तो बहुत बेसिक वाला है। और एक ये वाला टू बी इन हॉट वाटर, ये तो बहुत बेसिक ईडियम है। तो अगर इनका या इनमें से किसी एक का मतलब भी पता है तो आपका आंसर सही आ जाए, सारा देखने की जरूरत ही नहीं। जैसे कि टू बर्न द मिडनाइट ऑयल क्या होता है? वर्किंग लेट, है ना, देर रात में काम करना। बर्न द मिडनाइट ऑयल क्या होता है? वर्किंग लेट एट नाइट। मतलब फोर्थ का डी ऑप्शन आना चाहिए, एक ही में फोर्थ का डी ऑप्शन, देखने की कोई जरूरत ही नहीं, है ना। सिर्फ एक ही ऑप्शन में फोर्थ का डी ऑप्शन दिया है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं। टू बी इन हॉट वाटर क्या होता है? जब आप बहुत हॉट ट्रबल में होते हो, जब आप मुसीबत में होते हो। तो टू बी इन हॉट वाटर क्या हो जाएगा? टू बी इन हॉट ट्रबल, यानी टू का क्या आएगा? सी ऑप्शन। टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, ये तो मैंने आपको करवाया भी है। टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर इज आप
आप चीजों को कुछ इस तरीके से कर रहे हो, एक फाइनेंशियल डिफिकल्टी है ना, कि आपको वुल्फ को डोर से अवे रखना है, मतलब आपको फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल रखना है कि वुल्फ आपकी डोर से हमेशा दूर ही रहे, ठीक है। सो दैट शुड बी 3 का ए ऑप्शन। एंड बचा हमारे पास पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स क्या आएगा, हॉर्स आना चाहिए। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स इज, हाँ जी, आंसर क्या आएगा, पुट द कार्ट टू वर्क लेट एट नाइट, टू डू थिंग्स इन अ रॉन्ग ऑर्डर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, टू डू थिंग्स इन अ रॉन्ग ऑर्डर, यानी इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। सो अगर हम मैच करें तो देखो 1B 2C 3A 4D, पर अल्टीमेटली आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं, आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको एक बेसिक इडियम भी आता है तो आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। सो आंसर विल बी बी ऑप्शन, आंसर विल बी बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो जरा, द नेशन कैन नॉट अफोर्ड कॉम्प्लिसेंसी। कॉम्प्लिसेंसी क्या होता है, सेटिस्फेक्शन के सेंस में रहता है ना, इसका मतलब बड़ा ही सेटिस्फाइड होना, सेटिस्फेक्शन के सेंस में लिया जाता है कि कम प्लेस में ही पर्सन सेट हो जाता है। ऐसे याद कर लो कि कम प्लेस में ही पर्सन सेट हो जाता है, मतलब बड़ा ही सेटिस्फाइड पर्सन है, बड़ा ही संतुष्ट रहने वाला पर्सन है, बड़ा ही सेटिस्फाइड है, ठीक है। सो द नेशन कैन नॉट अफोर्ड कॉम्प्लिसेंसी विद, ओवर, ऑन या इन। कॉम्प्लिसेंसी के साथ आप दो प्रेपोजिशन यूज करते हो, या तो इन यूज करते हो या तो अबाउट यूज करते हो। अबाउट जब आपको थोड़ा बहुत टेंशन दिखानी है किसी ट्रिवियल मैटर पे, ठीक है, कुछ एक टेंशन दिखानी है, किसी एक कॉज की बात करनी है, तब आप अबाउट यूज करते हो। और जब आप किसी चीज के अंदर, है ना, मैटर्स की बात हो रही है, डेप्थ में बात हो रही है, तो कॉम्प्लिसेंसी इन आएगा, ठीक है। आंसर विल बी डी ऑप्शन, आंसर विल बी डी ऑप्शन। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट कंजंक्शन। हार्डली हैड द मिनिस्टर, कितनी बार किया हार्डली वाला, हार्डली हैड द मिनिस्टर कंक्लूडेड हिज स्पीच डैश द ऑपोजिशन मेंबर्स स्टेज्ड वॉकआउट। हार्डली के साथ फिक्स्ड कंजंक्शन है, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, इन सब के साथ फिक्स्ड कंजंक्शन है। क्या आता है, हमेशा इनके साथ आप क्या यूज करोगे, व्हेन यूज करोगे, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। हार्डली हैड द मिनिस्टर कंक्लूडेड हिज स्पीच व्हेन, ठीक है। हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली सबके साथ क्या आता है, व्हेन आता है, यानी ए ऑप्शन। ही इज ऑब्लिवियस द डेंजर्स ऑफ हिज एक्शन। ऑब्लिवियस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को लेके अनअवेयर हो। ऑब्लिवियस मतलब किसी चीज को लेके अनअवेयर होना या फिर फर्क सा नहीं पड़ना, इनडिफरेंट होना या फिर अनअवेयर होना, दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑब्लिवियस के साथ क्या आएगा, चलो मुझे इतना तो है कि आप फ्रॉम या अबाउट में कंफ्यूज नहीं होगे। ऑब्लिवियस के साथ अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऑब्वियस है, ऑफ ही आना चाहिए, नहीं, ऑब्वियस का बिल्कुल एंटोनिम है। ऑब्लिवियस किसी चीज के बारे में आपको जानकारी ना होना, पता ना होना, और ऑब्लिवियस के साथ हमेशा टू यूज होता है। कुछ एक ट्रेडिशनल जगह ना ये ऑफ यूज करते थे, मतलब पहले कुछ एग्जामिनेशन में कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स के अकॉर्डिंग ये ऑफ यूज करते थे, बट आज की डेट में आप कोई भी एग्जामिनेशन की बात करो, ऑब्लिवियस के साथ हमेशा टू आएगा, ठीक है। सो ही इज ऑब्लिवियस टू द डेंजर्स ऑफ हिज एक्शन, ठीक है। ही इज ऑब्लिवियस टू द डेंजर्स ऑफ हिज एक्शन, आंसर विल बी सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो जरा, अब ये देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना तभी जरूरी है ना, तभी आप जब वो करते हो ना कि लास्ट सेशन में हम लगा लेंगे एंड कर लेंगे, तभी नहीं हो पाता है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको सबसे स्टार्टिंग में पढ़ाई जाती है लेक्चर के, जहां पे आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव कहाँ है और उसको यूज कैसे करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है द चेयरमैन्स रिस्पॉन्स वॉज सरप्राइजिंगली डैश। अब क्वेश्चन है चेयरमैन का रिस्पॉन्स क्या था, नहीं, कैसा था, चेयरमैन का रिस्पॉन्स कैसा था। क्वेश्चन ये है कि वो रिस्पॉन्स कैसा था, और कैसे का आंसर क्या होता है, एडजेक्टिव होता है ना। जब भी आप अपने नाउन से क्वेश्चन पूछते हो, जब भी आप अपने नाउन से क्वेश्चन पूछते हो, तो जो आंसर आता है वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, कि चेयरमैन का रिस्पॉन्स क्या था, नहीं कैसा था। अब कैसे का आंसर शुड बी एडजेक्टिव, पर इवेड तो आपकी वर्ब है, ठीक है, इवेडेड लिख दिया, वर्ब हो गया ना, वर्ब का फॉर्म यूज कर दिया, वैसे ही ly लगा दिया, ये तो एडवर्ब बन गया, आपको एडजेक्टिव चाहिए। इवेसिव भी आपका एडजेक्टिव है और इमेजिनरी भी आपका एडजेक्टिव है, पर इमेजिनरी यूज नहीं किया जाता है, तो इनफॉर्मल टर्म है, सो आंसर विल बी ए ऑप्शन, इवेसिव, ठीक है। जो चेयरमैन का रिस्पॉन्स था वो कैसा था, सरप्राइजिंगली इवेसिव था, कंसिडरिंग द ग्रेविटी ऑफ द एलिगेशंस, यानी आंसर विल बी ए ऑप्शन।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। और इसमें हम एरर क्यों करते हैं? क्योंकि हम ध्यान से पॉइंट आउट नहीं करते हैं पैनिक में। आपको बस ध्यान से सेंटेंस पढ़ने हैं, सारे सिमिलर लग रहे हैं बट आंसर तो कोई एक ही है, ठीक है, कोई एक ही है जिसमें प्रॉपरली पंक्चुएशन हुआ है। पहली चीज, यहां पे कॉमा नहीं है, यहां पे कॉमा नहीं है, सेंटेंस गलत है। जब भी आप डायरेक्ट स्पीच में या रिपोर्टेड वर्ब में लिखते हो तो यहां पे कॉमा लगाते हो ना, जब दैट नहीं होता तो कॉमा लगाते हैं। इसका मतलब ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, बचते हैं दो ऑप्शन। यहां पे कॉमा है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास हैं, ठीक है, ठीक है, डन। डिसिप्लिन इज एसेंशियल, डिसिप्लिन इज एसेंशियल, कुछ गड़बड़ है क्या? डिसिप्लिन इज एसेंशियल, वहां पे कॉमा है, यहां पे भी है। अच्छा, इनमें से ना एक ऑप्शन में शायद ऐसे रहा होगा, 2 सेकंड इसको जरा एक बार देख लेना। इसमें से एक ऑप्शन में ये जो फुल स्टॉप है ना, ये इसके बाहर ऐसे होगा, ठीक है। एक ऑप्शन में फुल स्टॉप आपका इसके बाहर होना चाहिए, ट्रू। एक ऑप्शन में फुल स्टॉप आपका यहाँ होना चाहिए और एक ऑप्शन में फुल स्टॉप आपका अंदर है। तो अब जब भी आप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करते हो, फुल स्टॉप अंदर रख के क्लोज करते हो, ठीक है। जब भी आप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करते हो, डिसिप्लिन इज एसेंशियल, फुल स्टॉप, एंड देन आप अपने इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करते हो। सो आंसर इज डी ऑप्शन, आंसर इज डी ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को। नेक्स्ट देखो जरा, रिपोर्टेड फॉर्म बतानी है। शी सेड व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया यू हैव प्रपोज्ड। कौन सा साइन है ये? एक्सक्लेमेशन का है ना। अगर एक्सक्लेमेशन का साइन आ गया तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होनी चाहिए? एक्सक्लेम्ड होना चाहिए। अगर यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का साइन आ गया तो आज तो नहीं लिख सकते, यहाँ क्या आएगा? एक्सक्लेम्ड आएगा, एक्सक्लेम्ड आएगा और एक्सक्लेम्ड आएगा, ठीक है। अब व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया यू हैव प्रपोज्ड। यू हैव प्रपोज्ड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर। जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो किस में करोगे? पास्ट परफेक्ट में करोगे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट है, कन्वर्ट करोगे किस में करोगे? पास्ट परफेक्ट। मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए? हैड प्लस V3। यहाँ पे क्या आना चाहिए? हैड प्लस V3। अब देखो जरा सेंटेंस में कहा है, she exclaimed that it was a very brilliant idea I had proposed. She exclaimed with admiration that what a brilliant idea we had proposed, with admiration that he had proposed a very brilliant idea. पहली बात, जब आप एक्सक्लेम कर रहे हो तो एक्सक्लेम कैसे कर रहे हो, ठीक है? विद एडमायरेशन कर रहे हो या फिर विद, ये एडमायरेशन लिखना जरूरी है, ठीक है। जब भी आप एक्सक्लेम कर रहे हो तो सरप्राइज में कर रहे हो, एडमायर कर रहे हो, शॉक में हो, या कैसे एक्सक्लेम कर रहे हो, ये लिखना आपको जरूरी हो। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है। अब बचते हैं सी या डी। शी एक्सक्लेम्ड विद एडमायरेशन दैट व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया ही हैड प्रपोज्ड। नहीं ना, आपको व्हाट अ लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली सेंटेंस को लिखोगे। वो जो व्हाट अ था वो एक्सक्लेमेशन को दिखा रहा था और एक्सक्लेमेशन हमने लिख लिया, तो उसके बाद व्हाट लिखने की जरूरत नहीं। She exclaimed with admiration that he had proposed a very brilliant idea. So answer will be D option. Answer will be D option. Next, the committee hardly reached a unanimous decision. अब बताओ जरा क्या आना चाहिए? Committee hardly reached a unanimous decision. Hardly का सेंस क्या होता है? नेगेटिव, है ना। मतलब वो सेंटेंस बोलना क्या चाहता है? कमिटी मुश्किल से पहुंची है, मुश्किल से पहुंची है एक अनएनिमस डिसीजन पे। तो अगर वो नेगेटिव सेंस में जा रहा है तो जो क्वेश्चन टैग आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। जो क्वेश्चन टैग आपका आएगा वो क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि वो तो नेगेटिव दिया है ना। अगर यहाँ पे आपका नेगेटिव सेंस में जा रहा है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव आना चाहिए। कमिटी मुश्किल से एक अनएनिमस डिसीजन पे पहुंची है ना, ये बोलते हैं ना, नहीं थोड़ी बोलते हैं, है ना करके कंटिन्यू करते हैं। सो अगर यहाँ पे नेगेटिव सेंस है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा। अब दो क्वेश्चन टैग आपके पॉजिटिव है, यहाँ पे रीच्ड यूज किया है मतलब सिंपल पास्ट यूज किया है, और सिंपल पास्ट में आप हैड थोड़ी यूज करते हो, है ना। सिंपल पास्ट में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? डिड होती है, ना कि हैड। यानी आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन। आंसर क्या आना चाहिए? ए ऑप्शन, ठीक है। डन हो गया, क्लियर हो गया, समझ आ गया। सो ये हमारे टोटल 12 के 12 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। एंड बाकी आप नीचे जिनके भी एग्जाम थे, जिनका भी पंजाब पुलिस एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन था, उन सबको अपने आंसर्स जरा कमेंट्स में मतलब ये बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे, आउट ऑफ 12 आप कितना अटेम्प्ट करके आए हो, आपके अकॉर्डिंग पेपर कैसा रहा, ठीक है।
सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। बाकी आप कमेंट्स कर सकते हो कि आपके कितने टोटल क्वेश्चन में से सही आ रहे हैं। एंड ऑल राइट, लेट्स कंक्लूड द सेशन हियर।